नमस्कार। एमए हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाएं से संबंधित यह वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है तांबे के कीड़े की प्रयोगशीलता और प्रतीक योजना। आपने, मुझे विश्वास है, तांबे के कीड़े एकांकी नाटक जरूर पढ़ लिया होगा। यह भुवनेश्वर द्वारा लिखा हुआ एकांकी नाटक है और ये एक असंगत नाटक यानी कि एब्सर्ड नाटक के तौर पर जाना जाता है। एब्सर्ड नाटक क्या है, असंगत नाटक क्या है, वो एक अन्य कार्यक्रम में उस पर चर्चा की जा चुकी है। मैं समझता हूँ कि जब वीडियो कार्यक्रम को आप देखें तो उससे पहले उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आप असंगत नाटक या जिसे एब्सर्ड प्ले कहते हैं उसे समझ जाएंगे। आज हम तांबे के कीड़े एकांकी नाटक जो असंगत नाटक है उसमें प्रयोगशीलता और प्रतीक योजना पर हम बातचीत करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक असंगत नाटक के तौर पर तांबे के कीड़े की क्या विशिष्टता है। यह मैं बता चुका हूँ और एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ कि यह एक असंगत एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक का मतलब आप समझते होंगे, एक अंक का नाटक। आप जानते हैं कि बड़े नाटक जो हैं वो आमतौर पर 3 अंकों के होते हैं, कुछ 5 अंकों के भी होते हैं, लेकिन एकांकी उस नाटक को कहते हैं जो केवल 1 अंक का होता है। हालांकि अब बहुत सारे बड़े नाटक भी 1 ही अंक के होते हैं। जैसे इसी पाठ्यक्रम के अंदर आपने आधे अधूरे नाटक पढ़ा होगा मोहन राकेश का। वो एक बड़ा नाटक है लेकिन वो 1 ही अंक का है, उसमें कोई दृश्य परिवर्तन भी नहीं है। इस नाटक में भी ये एकांकी नाटक है यानी कि 1 अंक का नाटक है, लेकिन यह इसमें भी कोई दृश्य परिवर्तन नहीं है। नाटक शुरू होता है और नाटक समाप्त हो जाता है और इस बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित होते हैं, जो भी प्रसंग आते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो आपके सामने आप पढ़ेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब हम चर्चा करें इस बात की कि तांबे के कीड़े की विशिष्टता क्या है। एकांकी नाटक तो है वो, लेकिन वह एक असंगत एकांकी नाटक है यानी कि एब्सर्ड एकांकी नाटक। एब्सर्ड एकांकी नाटक का क्या मतलब है? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि असंगत एकांकी नाटक की कथा वस्तु जो है उसमें एक तरह से सुसंगत और तर्कपूर्ण कथानक का अभाव होता है। सुसंगत का मतलब है कि जिसमें संगति हो। हम आमतौर पर जो नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें आपको एक संगति नज़र आएगी। घटनाएं जिस तरह से घटित होती है उसमें हमें यह आश्चर्य नहीं होता कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कारिक कथाओं में होता है, जो चमत्कारिक कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो सुसंगत या तर्कपूर्ण नहीं होता। लेकिन असंगत नाटक इस तरह का कहना चाहिए कि पौराणिक या चमत्कारिक कथानक नहीं होता। इसमें तो एक प्रविधि के तौर पर नाटककार ऐसा कथानक बनाता है जो सुसंगत और तर्कपूर्ण नहीं लगता। यानी कि उसमें जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है, वो एक तरह से कहना चाहिए कि उसमें इरेशनलिटी होती है, इलॉजिकल होता है वो। यानी कि उसमें कोई तर्कपूर्ण कथानक नहीं होता और तर्कपूर्ण नहीं होने के कारण उसमें जो भी कहा जाता है, जो भी बताया जाता है, जो भी घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे किसी तर्क को ढूंढना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज़ यह है कि एकांकी नाटक जो है वो असंगत नाटक जो है उसमें ऐसे समाज का चित्रण आमतौर पर होता है
जो बहुत ही गहरे अस्तित्वगत और नैतिक संकट से जूझ रहा होता है। यानी कि एक सामान्य किस्म का जो समाज है, एक सहज समाज है जिसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लोगों के अंदर कमजोरियां भी होती है, लोगों में कहना चाहिए कि ऐसी बातें भी होती है जिससे ये पता लगता है कि उनके अंदर एक तरह की कहना चाहिए कि आत्मविश्वास भी है। लेकिन असंगत नाटक एक ऐसे समाज का चित्रण हमारे सामने रखता है जिसमें मनुष्य बहुत गहरे अस्तित्व के संकट से गुजरता है। एक तरह से उसे अपने होने को लेकर ये लगता है कि वो क्यों है, उसका वजूद किस लिए है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई उद्देश्य है भी या नहीं है, या केवल जिए जा रहा है और जीने का कोई मतलब उसे नज़र नहीं आता है। तो एक तरह के मॉरल क्राइसिस से भी गुजरता है, एक तरह के नैतिक संकट से भी वो जूझ रहा होता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो ये जो स्थितियां हैं, इस तरह की स्थितियों से प्रेरित होकर कुछ नाटककारों ने ऐसे नाटक लिखे जिसमें एब्सर्डिटी या असंगति नज़र आती है। ये स्थितियाँ कब पैदा हुई? ये आमतौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो एक भयानक युद्ध था जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। पूरा यूरोप था, एशिया के बहुत सारे देश थे, यहाँ तक कि अमेरिका भी इसमें शामिल था। तो इस तरह अफ्रीका के कुछ देश भी शामिल थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह एक भयानक युद्ध था जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला। और इसमें जैसा बताया जाता है लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध से पहले कभी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसमें बताते हैं कि 50 से अधिक देश शामिल थे। 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। एटम बमों का पहली बार प्रयोग हुआ। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम डाले। और इस समय जिस भय के वातावरण में लोग लगभग 4-5 साल तक उनको जीना पड़ा, हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि कब आकर ऊपर से कोई बम गिर जाए। युद्ध जो है शहरों के अंदर, रास्तों में, सड़कों पर, गलियों में खेले जा रहे थे, युद्ध हो रहा था, लोगों के घरों तक युद्ध पहुंच गया था। तो ये जो स्थितियां थी वो बहुत ही भयानक थी, बहुत ही संतरास पैदा करने वाली थी। लोगों के अंदर ज़बरदस्त डर पैदा हो गया था। तो ये जो मानसिकता थी, ये मानसिकता मनुष्य के अंदर मनुष्य को सहज नहीं रहने देती। वो मनुष्य के अंदर ऐसी मानसिकता पैदा कर देती है उसे लगता ही नहीं है कि जीवन का कोई तर्क है, जीवन की कोई मतलब रह गया है। तो ये भावना जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली। तीसरी चीज़ ये है कि इस तरह की भावना सबसे ज़्यादा जिस वर्ग में देखी गई वो थी मध्य वर्ग सबसे ज़्यादा नैतिक और सामाजिक दुविधा और द्वंद्व में फंसा हुआ नज़र आ रहा था। इसलिए आप देखेंगे कि इस दौरान में मध्य वर्ग के सामने ही ये सबसे बड़ा संकट, उसके अस्तित्व का संकट, उसकी नैतिकता का संकट, उसके जीवन का संकट जो है हमें देखने को मिलता है। तो मध्य वर्ग के इस नैतिक और सामाजिक दुविधा और द्वंद्व का चित्रण भी इस तरह के नाटकों में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि तांबे के कीड़े जो नाटक है वो इस असंगत नाटक की जो विशिष्टताएं हैं वो सब आप इसमें देखेंगे। इसमें इसके जो पात्र हैं वो पात्र इस तरह के हैं जिसके अंदर आप को लगेगा कि वो बहुत गहरे मानसिक दुविधा और द्वंद में से गुजर रहे हैं। उनके सामने नैतिक संकट भी है और
सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने जीवन का कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य साथ समझ में नहीं आता। तो तांबे के कीड़े के इस पहलू पर मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। दूसरा है इसके पात्र। आमतौर पर आप जब नाटक पढ़ते हैं तो आपके पात्र आपके सामने स्पष्ट होते हैं। आपने आधे अधूरे पढ़ा है, आपने अंधायुग पढ़ा है, आपने जो है स्कंदगुप्त पढ़ा है, ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। तो उसमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसको आपको समझने में कहीं दिक्कत हो। स्कंदगुप्त एक राजा था, आपको स्पष्ट होता है कि इस राजा की क्या विशिष्टता है। आधे अधूरे में सावित्री है, महेंद्रनाथ है, जुनेजा है, इन सब का चरित्र भी आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। लेकिन जब हम तांबे के कीड़े के बारे में बात करते हैं तो उसके चरित्र जो है वो सामान्य नहीं है, वो अजीबोगरीब है। कैसे? इसमें एक पात्र है महिला अनाउंसर। आप देखेंगे कि महिला अनाउंसर जो है उसकी जो भूमिका पूरे नाटक में है, वो उसका मुख्य काम यह है कि वो उसका हाथ में झुनझुना है और झुनझुना बजाती रहती है और बीच बीच में कुछ कहती है। इसमें एक रिक्शे वाला है, एक अफसर है, लेकिन उसके साथ एक विशेषण लगा हुआ है कि थका अफसर, यानी कि जो थका हुआ है। एक स्त्री है जिसके बारे में कहा गया है एक परेशान रमणी। आप देखेंगे कि ये जो नाम दिए गए हैं, दूसरे नाटक होते तो रमणी को रमणी लिखा जाता है या उसका जो भी नाम होता है, सविता, सावित्री, सरिता, जो भी नाम होता है वो लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या नाम है पात्र का? एक परेशान रमणी। इसी तरह से एक और पात्र है, एक मसरूप पति। मसरूप यानी बहुत व्यस्त रहने वाला पति, और एक पागल आया। आप देखेंगे कि ये जो, और कुछ लड़के भी इसमें है। आप ये देखेंगे कि ये सारे पात्र जो हैं ये बहुत सहज और सामान्य पात्र नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा नाटक आप पढ़ जाइए, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इनकी चारित्रिक विशिष्टता क्या है। थका अफसर क्या है, परेशान रमणी कौन है, मसरूफ पति क्या करता है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें उनके माध्यम से सिर्फ बातें मालूम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी पात्र मंच पर सामने नहीं आते सिवाय महिला अनाउंसर के। महिला अनाउंसर जरूर सामने आती है, वो पर्दे के आगे रहती है, बाकी सारे पर्दे के पीछे रहते हैं। पर्दे के पीछे का मतलब है कि एक काला पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन है, उस काले स्क्रीन के पीछे से उनकी सिर्फ आवाज़ आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पात्र हैं, इनके चरित्र चित्रण पर बल नहीं है, इनका चरित्र चित्रण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं महसूस की गई है। लेकिन जो भी चीज़ें आती है वो उनके कामों और कथन के माध्यम से, उनके कार्य और कथन के माध्यम से, और जो कार्य और कथन है उसकी कोई सुसंगति हमें नज़र नहीं आती। यानी कि उसमें एक तरह से कहना चाहिए कि रैशनैलिटी का अभाव होता है। तो ये अगर चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो इस नाटक के जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण पर नहीं, बल्कि उसके पीछे मुख्य चीज़ है उनकी प्रतीकात्मकता। और वो प्रतीकात्मकता क्या है, इसे हम समझने का प्रयास आगे करेंगे। जैसा मैं बता चुका हूँ, इस नाटक के अंदर जो कुछ भी घटित होता है वो पर्दे के पीछे होता है। अभी तक आपने जितने भी नाटक पढ़े हैं या नाटक देखे होंगे, उसमें पात्र पर्दे के आगे होते हैं, पर्दे के पीछे नहीं होते। पर्दे के पीछे होने का कोई औचित्य हमें नज़र नहीं आता, लेकिन असंगत नाटक है इसलिए वो पर्दे के पीछे हैं। और पर्दे के पीछे केवल उनकी बाहर आगे आवाज़ें आ सकती है। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, आलोचकों का, कि इसके जो विभिन्न पात्र हैं उनको मंच पर भी पेश किया जा सकता है। उसे मंच पर पेश किए जाने से, यानी कि पर्दे के आगे रखने से भी इस नाटक के प्रभाव पर कोई असर नहीं होगा। वो उतना ही प्रभावशाली होगा जितना कि वे पात्र पर्दे के पीछे रहते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, इसमें एक अनाउंसर है। उस अनाउंसर जिसका महिला होना जरूरी है, वो अनाउंसर
थोड़े थोड़े अंतराल के बाद झुनझुना बजाती है। उसके अलावा उसका क्या काम है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नाटक के ये जो पात्र हैं, और बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं, मुश्किल से 6-7 पात्र हैं, और इन 6-7 पात्रों के माध्यम से ही पूरा असंगत नाटक हमारे सामने तांबे के कीड़े उभर कर आता है। उसके बाद है कि इस नाटक के अंदर जो भी लेखक कहना चाहता है, नाटककार कहना चाहता है, वो संवादों के माध्यम से कहा गया है। उसमें अभिनय पर कोई बल नहीं, अभिनय के माध्यम से नहीं कहा गया है। अभिनय के माध्यम से मतलब कैसे कि आप देखेंगे कि अगर पात्र पर्दे के आगे हों तो उसका अभिनय सामने आएगा ना, अगर पात्र पर्दे के पीछे हैं तो उसका अभिनय तो नहीं सामने आएगा। तो अभिनय के माध्यम से नहीं कहा गया। किसके माध्यम से कहा गया है? संवादों के माध्यम से, क्योंकि संवाद ही सामने आते हैं, संवाद ही जो है दर्शक सुनता है, और इसलिए जो कुछ भी उसमें अतार्किक ढंग से कहा गया हो, असंगत रूप से कहा गया हो, वो दरअसल संवादों के माध्यम से ही कहा गया है। उन संवादों को जो सतही तौर पर असंगत नज़र आते हैं, जिनका कोई अर्थ नज़र नहीं आता है, वो धीरे धीरे उसी में से अर्थ की व्यंजना को धीरे धीरे पहचाना जाता है। और ये जो अर्थ की व्यंजना को पहचानना है, इसी से उसके तर्क जो है हमारे सामने खुलते हैं। प्रयोग जो भाषा का है वो बोलचाल की भाषा का है, बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है। हर एक वाक्य आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन आसानी से भाषा के स्तर पर समझ में आता है, अर्थ के स्तर पर नहीं आता। अर्थ में एक तरह से कहना चाहिए कि इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि वो प्रतीकात्मक है। इसके बाद में कि असंगत नाटक जैसा मैं बता चुका हूँ, और यही इसकी प्रयोगशीलता है कि ये एक ऐसा प्रयोगशील नाटक है जो एब्सर्ड नाटक के तौर पर पेश किया गया है, लिखा गया है, जिसका कथानक सुसंगत और तार्किक नहीं है, यानी कि जिसमें आपको कोई संगति नज़र नहीं आएगी, जिसमें कोई रैशनैलिटी नज़र नहीं आएगी, कोई तर्क नज़र नहीं आएगा, जिसके पात्रों का कोई बाह्य व्यक्तित्व नहीं है, बाह्य व्यक्तित्व की उपेक्षा की गई है, क्योंकि वो पात्र हमारे सामने आते ही नहीं। पात्रों की आंतरिक मन स्थिति के अनुसार उनके व्यक्तित्व को संकेतित किया गया है, यानी कि पात्र अपने अंदर क्या है वो ही महत्वपूर्ण है। जब एक पति को, एक हस्बैंड को ये लिखा जाए कि मसरूप पति, तो इसका मतलब है कि उसके व्यक्तित्व के सिर्फ एक पहलू को इस नाटक में उभारा गया है, वो है उसकी मसरूपियत। इसी तरह से परेशान रमणी जो है वो भी उसका परेशान रहना जो है उसके व्यक्तित्व का वह बिंदु है या वह केंद्रीय विशेषता है जिसे कि इसमें उभारा गया है। इसी तरह से थका अफसर, पागल आया, तो ये आप देखेंगे कि चरित्र अपनी पूर्णता के साथ नहीं आते, चरित्र सिर्फ अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ आते हैं, और यही इस तरह इसकी प्रयोगशीलता का एक पहलू है। तो इसके बाद हम अभिनय की बात करते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ कि इस नाटक में पात्रों के अभिनय पर बिल्कुल भी उसे ध्यान में नहीं रखा गया है, संवादों पर ही बल है। अभिनय इसलिए ध्यान में नहीं रखा गया क्योंकि पात्र सामने नहीं आते, लेकिन अगर पात्र मंच पर आकर अभिनय भी करें तो उनके जो संवाद हैं, उनके अंदर उनको जो एक्शंस इसमें दिखाई देते हैं, जो कार्य उनके दिखाई देते हैं, वो कार्य ऐसे नहीं है जिसमें किसी बहुत कहना चाहिए कि अभिनय की आवश्यकता हो। वे पात्र ऐसी बातें बोलते हैं जो एक प्रलाप नज़र आती है, यानी कि बेमतलब की बातें वो कहते हैं जिनका कोई अर्थ हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम उसकी कहना चाहिए कि उसका विश्लेषण करें उन बातों का, तो हो सकता है कि हमें अर्थ के कई स्तर दिखाई देने लगें। तो ये इसकी प्रयोगशीलता का एक पहलू यह भी है
कि ऐसे संवादों के माध्यम से, ऐसी बातों के माध्यम से इस नाटक के संवाद या नाटक में बातें कही गई है जिसको कि हमें उसके अर्थ को खोजने के लिए उनके गहराई में जाकर उन्हें टटोलना पड़ता है। तो इसके बाद में प्रयोगशीलता का एक और पहलू है, जैसा मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो कुछ भी घटित होता है वो पर्दे के पीछे घटित होता है। मंच पर केवल महिला अनाउंसर नज़र आती है, शेष पात्र सब पर्दे के पीछे रहते हैं और महिला अनाउंसर जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद झुनझुना बजाती है। ये प्रयोगशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि नाटक आमतौर पर नाटक के पात्र जो होते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर शुरू में ही इस नाटक के कई जो रंग संकेत दिया गया है उस रंग संकेत से इसे समझा जा सकता है। जैसे रंग संकेत में यह कहा गया है कि एक दीवार से जरा हटाकर काला स्क्रीन खड़ा किया गया है जिसके बराबर अनाउंसर, जिसे स्त्री ही होना चाहिए, खड़ी है। अनाउंसर के कपड़े रंग बिरंगे होते हैं, एक फूलदार ड्रेसिंग गाउन, रेशमी साफा और एक शोक चौड़े कमरबंद से काम चल सकता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा तिब्बती लामाओं का सा झुनझुना है। तो ये जो आप रंग संकेत देखेंगे, इस रंग संकेत से आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत तामझाम वाला रंग संकेत इसमें नहीं है, बहुत सामान्य सा है। सिर्फ एक काला स्क्रीन है जो खड़ा रहता है और जिसके बराबर में वो अनाउंसर खड़ी रहती है। लेकिन अनाउंसर के कपड़े पर खास ध्यान दिया गया है कि अनाउंसर के कपड़े रंग बिरंगे होने चाहिए, एक ड्रेसिंग गाउन उसे पहना हुआ होना चाहिए जिस पर फूल बने हुए हों और सिर पर एक रेशमी साफा आप देखेंगे कि, और एक शोक चौड़ा कमरबंद भी होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये वेशभूषा भी अजीब है, ये कोई अनाउंसर की वेशभूषा नहीं है। अगर अनाउंसर की वेशभूषा होती तो साधारण वेशभूषा होती, लेकिन नहीं, ये अनाउंसर उसे कहा गया है, लेकिन वेशभूषा जो है वो थोड़ी अलग, थोड़ी निराली किस्म की है। क्यों है? ये भी इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है और इसे पाठक को समझने की ज़रूरत है। तो प्रयोगशीलता के विभिन्न पहलू मैंने आपके सामने पेश किए। अब हम इसकी प्रतीक योजना के बारे में बात करेंगे। तांबे के कीड़े के प्रतीकों को समझना निश्चित रूप से मुश्किल है। मुश्किल दो कारण से है। एक तो इसलिए कि जो भी कहा गया है इसमें वो उसका कोई अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, बहुत ही अतार्किक बातें कही गई है। मतलब जब नाटक ही एब्सर्ड है तो बातें भी जाहिर है कि एब्सर्ड किस्म की होगी। तो ये जो एब्सर्ड नाटक है जिसमें जो कहा गया है वो संगतिपूर्ण नहीं है, तार्किक नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से उसके अर्थ को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये जानते हैं कि असंगत नाटक में भी कुछ भी वास्तव में अपने निहितार्थ में असंगत नहीं होता, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। लेकिन वह अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ नाटक को पढ़ते हुए या नाटक को देखते हुए, जरूरी नहीं है कि आप भी उसे उसी अर्थ में ग्रहण करें। आपका अर्थ कुछ और हो सकता है, आप किसी और अर्थ में उसे समझ सकते हैं। असंगत नाटक की यह विशिष्टता होती है कि उसके अंदर जो बातें कही गई है, जो कुछ दिखाया जाता है, जो कुछ बताया जाता है, उसको हर एक पाठक, हर एक दर्शक जो है अपने ढंग से उसे ले सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि अर्थ जो है वो बहुत व्यापक होता है। आप उसको उस अर्थ को अपने समाज के अर्थ में ले सकते हैं, व्यक्ति के अर्थ में ले सकते हैं, पूरी दुनिया के अर्थ में ले सकते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, किसी भी समय पर उसको लागू कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप उन प्रतीकों को किस तरह से देखते हैं। तो तांबे के कीड़े के जो प्रतीक है उनको निश्चित रूप से हमें समझने में दिक्कत होती है। उन प्रतीकों के अर्थ क्या है उस पर हम विचार तो कर सकते हैं, लेकिन हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ये ही प्रतीकों के यही अर्थ है और उसके अलावा कोई नहीं है। दिलचस्प पहलू इस नाटक का यह है कि अंत में
एकांकी नाटक जब समाप्त हो रहा होता है तब अनाउंसर खुद ये कहती है कि भाई ये जो बातें कही जा रही है इसका कोई अर्थ है भी या नहीं, या केवल लेखक हमें भ्रम में डाल रहा है। अनाउंसर का अंतिम जो संवाद है वो यह है, मेरी समझ में इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है। न्यूरोटिक मतलब जिसका दिमाग विक्षुब्ध हो, मतलब जिसका दिमाग ठिकाने पर ना हो, एक तरह का विक्षिप्त व्यक्ति। हमें जो रुचता नहीं, जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो क्या कहें। कि ये इस पूरे नाटक के अंदर जो कुछ भी कहा गया है वो हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, तो हम क्या कहें उसके बारे में। तो हमें तो लगता है कि ये एक पागल का प्रलाप है, और ये उस पागल यानी लेखक के पागलपन को ही उसने नाटक के रूप में पेश कर दिया है। तो इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है, वह हमें खामखा भ्रम में डाल रहा है। तो अब आप देखेंगे कि आप जो प्रतीक के अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन प्रतीक के अर्थ को खुद लेखक अनाउंसर के माध्यम से यह कह रहा है कि इस तरह की कोशिश का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेखक का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उसका कुछ अर्थ निकले। फिर भी हम यहाँ पर कुछ प्रतीकों के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें एक जगह स्त्री कहती है कि हम अपना भाई तलाश करते हैं, वो जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। सिंपल सा वाक्य है, हम अपना भाई तलाश करते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। लेकिन आप देखेंगे कि इस भाई का कोई जिक्र और जगह तो आता नहीं है, केवल इस वाक्य में कहा गया है। तो ये भाई क्या है? हम इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये ले सकते हैं कि ये भाई दरअसल हमारे व्यक्तित्व का अधूरापन है, या हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो सामने नहीं है, और उसको हमें तलाश ना होता। हमारा जो व्यक्तित्व, हमारा अवचेतन मन जो है, वही एक तरह से हमारा भाई है, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए हमें उसे खोजना पड़ता है। बचपन में घर छोड़कर चला गया था, मतलब यह है कि वो आरंभ से ही जो है हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व अवचेतन में वो एक तरह से दबा हुआ है। इसी तरह से एक और प्रतीक इसमें है, 3 जगह उसका जिक्र हुआ है, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। आप देखेंगे कि ये पत्थर, पत्ती और शब्द जो है वो किसका अर्थ देते हैं। ये पत्थर जो है ये पाषाण युग का अर्थ दे सकता है, मूर्ति पूजा का अर्थ दे सकता है, धर्म का अर्थ दे सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पत्थर जो है जड़ता का भी अर्थ दे सकता है, यानी कि जहाँ पत्थर का प्रयोग किया गया है वो इनमें से किसी भी अर्थ में हो सकता है, और हो सकता है कि कोई और अर्थ भी हो। इसी तरह से पत्ती जो है वो लीप, ये एक तरह से भावना का प्रतीक हो सकता है, गतिशीलता का प्रतीक हो सकता है। यह जो है कृषि का, खेती का, कृषि युग का प्रतीक हो सकता है। ये नेचर का, प्रकृति का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि पत्ती तो प्रकृति का हिस्सा होती है। और तीसरा जो है शब्द, ये शब्द अभिव्यक्ति का प्रतीक हो सकता है। शब्द कला, साहित्य, इसका प्रतीक हो सकता है, भाषा का प्रतीक हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो जिसकी चर्चा की गई है, पत्थर, पत्ती और शब्द की, वो क्या क्या अर्थ देंगे, कहाँ पर कौन सा प्रतीक एकदम पक्के तौर पर लागू होगा, ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते। लेकिन यह संभव है कि एक जगह एक अर्थ दे रहा हो, दूसरी जगह उसका कुछ और भिन्न अर्थ दे रहा हो। एक और बात आगे अनाउंसर के माध्यम से कही गई है कि हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं, और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं। मनुष्य जो है कई तरह के नियम बनाता है, लेकिन हम उन नियमों को खुद ही तोड़ते हैं। इसी तरह से जो हमारे अंदर अंधकार है, अंधकार का मतलब एक तरह से जो निराशा है, जो हमारा अवचेतन है, उस अवचेतन से ही जैसे कोई रोशनी फूटती है। हम जब निराशा के गहरे अंधकार में, गहरे कुएं में फंसे होते हैं, तब
हमें एक आशा की किरण भी दिखाई देती है। तो इसका यह अर्थ लिया जा सकता है। इसी तरह से अनाउंसर एक और जगह कहती है कि हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। आत्मा क्या है? समष्टिपरकता आत्मा है, यानी सामूहिकता, सामाजिकता, और शरीर है व्यष्टिपरक। जो हम अपनी आत्मा से, आत्मा का मतलब है वो स्वच्छ मन जिसके माध्यम से अच्छी बातें सामने आती है, वो हम आत्मा के माध्यम से रचते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं। लेकिन हमारा शरीर मतलब है हमारा व्यष्टि मन, हमारा स्वार्थ जो है, उसके कारण हम उन अच्छी बातों को ख़त्म कर देते हैं। हमारे अंदर जो करुणा, संवेदना, प्रेम की भावना होती है, उसको शरीर की पशुता, शरीर की इच्छा, शरीर की वासना जो है उसे ख़त्म कर देती है। युद्ध और विनाश जो है वो शरीर के कारण होता है। आत्मा जो है वो एक तरह से रचती है, उसका अच्छा पक्ष है। जब विनाश हो जाता है तो सत्य के द्वारा हम उसे फिर आगे करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ और प्रतीक है, जैसे तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े क्या है? तांबे के कीड़े तो नहीं होते, तांबे तो एक पद धातु है, लेकिन तांबे के कीड़े कहने का मतलब यह है कि यह एक तरह की कृत्रिमता जो समाज में आ गई है, बहुत ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है। इस मशीनीकरण ने ही हमारे समाज को अंदर से खोखला बना दिया है। सूरज है इसमें एक प्रतीक जो बौद्धिकता का प्रतीक है। इसी तरह से आईना है, वो जड़ता का प्रतीक है, मशीनीकरण का प्रतीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक है, और जैसे जैसे आप इन प्रतीकों को खोलेंगे आपको इस असंगत नाटक की संगति, उसकी अर्थ व्यंजना आपके सामने स्पष्ट होगी। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इस नाटक को ध्यान से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये निश्चित ही एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रभावशाली नाटक लगेगा। धन्यवाद।